नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा पंजाब। आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम विनोद पाठक है और वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने अपनी आप बीती मुझे बताई है। तो कैसी थी इनकी आप बीती, क्या हुआ था उनके जीवन में, चलिए सुनते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी विनोद पाठक जी की खुद की है। साल था 2011। नवंबर, दिवाली बीत चुका था। विश्वकर्मा डे का वो दिन था। विनोद जी अपने पत्नी के साथ अपने घर में खुशहाल रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, ना बच्चा होने की कोई उम्मीद थी। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि आपकी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद वो लोग निश्चित थे कि चलो भगवान ने जो बोला है उसी को हम मानते हैं, शायद हमारे जीवन में ये सुख लिखा ही ना हो। अब ये सब सारा टेंशन भूल चुके थे। जो भी अपना बिजनेस था, जो काम था विनोद जी का, और उसमें अपना मन लगाए हुए थे। दोनों लोग उसी बिजनेस में अब दूसरे शहर भी जाया करते थे जहाँ जहाँ उनका काम था, लेकिन ज़्यादातर समय उनको उसी घर में व्यतीत होता था। ये जो घर था इनका पंजाब के शहर पटियाला में, पटियाला के ही लोग रहने वाले हैं। और जो ये कहानी की शुरुआत हुआ था ना, उस रोज़ विश्वकर्मा पूजा था। अब विनोद पाठक जी पंडित परिवार के थे, ब्राह्मण थे। अब वो पूजा पाठ में यकीन करते थे, एडवेंचर के शौकीन भी थे। वो घूस के तमाशा देखने वालों में से थे, डरते नहीं थे किसी चीज़ से। भूत प्रेत पर उनका पूरा यकीन था, मानते भी थे। और कई तरह के किताब का अध्ययन भी किया था इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, कैसे कैसे भूत प्रेत होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और इनका ये अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। उनकी पत्नी पूजा पाठ भी करती थी और जैसे विनोद जी थे उनका भी यकीन भूत प्रेत पर भी था। वो भी मानती थी कि आत्मा होती हैं, भूत प्रेत होती हैं। और वो जो थी, पंडित जी तो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते थे, वो तो बिल्कुल सादा खाना खाते थे। लेकिन जो विनोद जी की पत्नी थी, उनका जो बैकग्राउंड था, उनका जो मायका था, फौजी बैकग्राउंड था उनका। अब जिस घर में फौजी रहते हों, अब वहाँ ये सब कहाँ चलता है। नॉन वेज वगैरह वो लोग इस्तेमाल करते थे और इन्होंने भी खाना सीख लिया था। अब यहाँ पर भी कभी कभी नॉन वेज खाया करती थी। विनोद जी मना करते थे, प्यार से समझाते थे और वो कहते थे कि हाँ हाँ ठीक है, आगे से नहीं खाऊंगी। लेकिन महीना 15 दिन में कभी कभी उनका जी ललचा जाता था और वो चुपचाप घर में अपना एक जगह पर कहीं बना भी लेती थी। अंडा फंडा जो भी उनको दिल में आता था वो बना भी लेती थी। अब विनोद जी अब रोकना टोकना बंद कर चुके थे। अब समझ गए थे कि किसी को खाने पीने में रोकना टोकना ठीक नहीं है। जो जिसकी इच्छा है खाना पीना खा सकता है, कब तक किसी को रोका टोका जाएगा। अब फिर अब उस घर में जैसे दो परिवार रह रहे थे, खुशी मंगल सब कुछ चल रहा था। उनका बिजनेस भी जो था सही ढंग से चल रहा था, कोई कमी नहीं थी उन परिवार में। अब जो मेन कहानी की शुरुआत मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्वकर्मा पूजा था। विश्वकर्मा पूजा का दोपहर के टाइम में जो दिवाली की पूजन हुई थी, घर में दिवाली मनाई गई थी, उसका जो फूल पत्ती वगैरह जो पूजा का सामान होता था पोटली में बांध करके रखा हुआ था। अब विश्वकर्मा पूजा के दिन विनोद जी वो फूल पत्ते पुरानी जो पूजा का सामान था
अब वो एक पॉलीथीन में भर करके आप चले नहर में डालने के लिए, क्योंकि चलता पानी में फेंकना होता है, ऐसी चीज़ों को किसी के पैर के नीचे ना आए, ऐसा माना जाता है। अब ये सोच करके वो फूल पौधे जो भी थे वो लेकर के नहर पर चले गए। दोपहर का टाइम था। जब उधर से लौट के आए तो उनके घर के आगे बाउंड्री भी खींची हुई थी, जहाँ पर एक मेन गेट था। वो बाउंड्री के बाद उनका घर का एरिया शुरू होता था। एक तरह से कह लें छोटा आंगन भी था उनके घर के आगे में, और उसकी जो बाउंड्री थी ज़्यादा ऊंची नहीं थी। आराम से कोई बच्चा वहाँ पर हाथ दे सकता था, मतलब 5 फीट के आसपास या ऐसी लगभग होगी। जब वो लौट के आए ना, तो पीले रंग के फूल गेट के बगल में जो ईंट की बाउंड्री थी उस पर रखा हुआ था। अब फूल इतने शानदार थे कि उस एरिया में ऐसे फूल मिलते नहीं थे। अब वो फूल देख करके विनोद जी चौंक गए। अब फूल भी 11 के आसपास में था, गेंदे जैसा फूल था, लेकिन ऐसा फूल आसपास में वो पूजा के लिए ढूंढ भी रहे थे, लेकिन ऐसा फूल उनको नहीं मिला था। वो हैरान थे कि इतने शानदार बढ़िया फूल पीले कलर का ये कहाँ से आ गया, कौन रख गया है। आसपास देखे, बच्चे जरूर खेल रहे थे वहाँ गली में, तो उन्हें सोचा शायद किसी बच्चे का काम होगा, उसके घर में कोई लाया होगा, कहीं दूर से लाया होगा पूजा के लिए। अब बच्चे खेलते खेलते बाउंड्री पर रख करके भूल गए होंगे, आके ले जाएंगे। इसके बाद अपने घर में चले गए। अपनी पत्नी को ये बात भी नहीं बताया, बताने लायक ऐसा कुछ था भी नहीं। अब शाम के निकले तो फूल तो वहां था नहीं। अब समझ गए कि बच्चों ने फूल लेके चलेंगे होंगे। दूसरे दिन अब कहीं बाहर से आ रहे थे, वो भी दोपहर का टाइम था अपने काम से। आज जब घर लौट रहे थे तो दोपहर हो चुका था। आज जैसे ही गेट खोलना चाहा तो वैसे ही फूल जो उन्होंने कल देखा था, बिल्कुल ताजा खिला हुआ फूल, जैसे अभी अभी कोई बाग से तोड़ करके इस बाउंड्री पर रख गया हो। 11 फूल बहुत शानदार ढंग के, अब बिल्कुल पीले गेंदे के फूल की जैसे ही, एक तरह से कहा जाए तो गेंदे के फूल का बहुत ही बढ़िया किस्म थी। वैसा फूल बहुत मुश्किल से मिलता है। अब उस फूल को देख करके विनोद जी हैरान रह गए कि भाई कल भी फूल मैंने ऐसा ही देखा था और आज भी फूल मैं ऐसा ही देख रहा हूँ, ये बात क्या है, कौन रख गया फूल। वो अपने पत्नी को बाहर से आवाज दी, आओ आओ इधर आओ। जब पत्नी उनकी निकल के आई तो कहने लगी, हाँ जी बताइए, क्यों बुलाया बाहर में। वो बोले कि तुमने ये फूल बाउंड्री पर रखा है क्या। अब उनकी पत्नी देख करके अब मना करने लगी कि नहीं जी, मैं भला फूल वहाँ क्यों रखूँगी, अब मैं तो बाजार गई भी नहीं कि फूल ले आऊँ। ये फूल पत्नी देखकर चौंक गई। ये कहने लगी, इतना शानदार फूल, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा लग रहा है कि अभी बगीचे से तोड़ कर किसी ने लाया है, आखिर यहाँ कौन रख गया। अब विनोद जी का मन में शंका हो गया कि ये बात क्या है, कल भी मैंने ऐसा फूल देखा। अब फिर अपनी पत्नी को बताया कि देखो कल भी मैंने सेम टाइम पर ऐसा ही फूल देखा था और आज भी देख रहा हूँ, और आज तो गली में बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, तो किसका काम हो सकता है। अब पत्नी कहने लगी, देखो गली में लोग आते जाते रहते हैं, कोई रख क्या होगा, छोड़ो हमें क्या करना है, जिसका होगा वो आकर के ले जाएगा, ताजे खिले फूल हैं, देखने में बढ़िया लग रहे हैं। अब फिर दोनों पत्नी पत्नी अपने घर में आ गए, तो उस बात को भूल भी गए, अपने काम धंधे में मसरूफ हो गए। उनका खुद का अपना बिजनेस था, उस बिजनेस में लोग लगे रहते थे, और जैसे फिर वही सिलसिला शुरू हो चुका था। तीसरे दिन भी वैसे ही फूल, चौथे दिन भी वैसे ही फूल। अब हफ्ता दिन गुजर गया था। अब जो विनोद और विनोद की पत्नी थी, अब वो लोग थोड़ा सहम से गए थे कि ये माजरा क्या है, कौन यहाँ आकर के फूल रख जाता है, और ऐसा फूल तो आसपास में कहीं मिलता भी नहीं है, तो ये है क्या चीज, कौन रखता है। अब जानकारी लेने लगे आसपास में, लेकिन
कोई बता के राजी नहीं कि आखिर कौन फूल रखेगा भाई किसी के बाउंड्री के ऊपर में, और वो भी 11 फूल, खिले खिले ताजा ताजा फूल। अब जो विनोद जी थे उनके मन में शंका घर कर गई थी, और वो सोचने लगे कि ये काम जब गली के लड़की का नहीं है, गली का किसी अनजान व्यक्ति का नहीं है, तो जरूर ये जो काम है कोई आत्मा कर रही है, ये जरूर किसी आत्मा का काम है। और वो हमारे घर पर इस बाउंड्री पर क्यों फूल रख के चली जाती है, क्या मकसद हो सकता है। अब विनोद जी अब जानते तो थे आत्मा के बारे में कि आत्मा कैसी होती है, उस पर ना जाने कितने पुस्तक को अध्ययन कर चुके थे, और वो अपनी पत्नी को अपना राय दे डाली कि सुनती हो। पत्नी बोली हाँ जी बताइए। ये जो काम है ना किसी मनुष्य का नहीं है, ये जरूर किसी आत्मा का काम है। अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये आत्मा कौन है, और हमारे घर पर बाउंड्री के ऊपर गेट के पास में ये फूल क्यों रख रही है, उसका मकसद क्या है। अब पत्नी कही कि आप कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे देखेंगे उसको, जानकारी कैसे लेंगे, पूछेंगे कैसे, वो तो हमें भी कहीं नज़र नहीं आ रही, अगर नज़र आना होता तो हम दोनों को नज़र आती। अब जो विनोद जी थे कहने लगे एक तरकीब है मेरे पास में। अब फिर उन्होंने एक नोटबुक लिया और उसमें अपना नाम लिखा कि देखिए मैं हूँ विनोद पाठक, ये घर मेरा है, हम अपनी पत्नी के साथ इस घर में सालों से रहते आए हैं, और आप कौन हैं, और ये पीला फूल आप बाउंड्री के ऊपर क्यों रख के जाती हैं, आपका इससे क्या मकसद हल होता है। आप अगर कोई आत्मा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब वो नोटबुक और साथ में पेन उसी बाउंड्री के ऊपर उन्होंने शाम के टाइम में रख दिया, और अब रात होने लगी, अंधेरा होने लगा, गली में आना जाना बंद हो चुका था, जो अपने घर में सब चले गए थे। अब सुबह का इंतजार होने लगा। जब विनोद जी की सुबह में आँख खुली, क्योंकि वो जल्दी उठते थे, फिर नहा धो करके पूजा पाठ करते थे, इसके बाद अपने बिजनेस में लग जाते थे। अब कुछ लोग उनसे मिलने भी आते थे, अब बिजनेस उनका था तो ऐसा आना जाना तो लगा रहता था। अब फिर जैसे ही उनका आँख खुला वो जल्दी से सीधा गेट की तरफ भागे। पत्नी उनकी सो रही थी, अभी उनको उन्होंने जगाया नहीं, सीधा गेट पर पहुंची जहां उन्होंने अपनी कॉपी नोटबुक रखा था जिसमें पेन भी लगा हुआ था, और सीधा उस कॉपी को उन्होंने उठा लिया। कॉपी का पन्ना पलट करके देखा जहां उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बताया था। अब दूसरी साइड में एक लिखावट नजर आई। अब जो लिखावट देखी तो उनके होश उड़ चुके थे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरा नाम सरोज है, मैं एक महिला हूं, शादीशुदा थी, मेरे पति भी थे, मेरा 4 साल का बच्चा था, और मैं वैष्णो देवी का दर्शन करके कार के द्वारा अपने हम घर जा रहे थे, और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसमें हर कोई मर चुका था, मेरी पति भी मर चुके हैं, मेरा बच्चा भी मर चुका है, और मैं भी मर चुकी हूँ। अब मैं आत्मा बन करके इस रोड पर इधर उधर भटक रही थी। अब मुझे आपका घर बहुत प्यारा लगा, मैं आप लोगों को काफी दिन से वाच कर रही थी, आप दोनों लोग बहुत ही बढ़िया लोग हैं, क्या आप अपने घर में आप मुझे शरण देंगे, मैं आपकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं जब आपके घर में रहूंगी तो आपकी आमदनी और दुगना करूंगी, मैं आपको ज्यादा धनवान बनाने की कोशिश करूंगी, तो क्या आप अपने घर में मुझे रखेंगे, और रखेंगे तो इसी तरह आप हाँ लिख दीजिएगा, तब मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे अपने घर में रखने के लिए हाँ बोल दिया है। अगर नहीं रखना है तो आप ना भी बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब ये चीज पन्ना उन्होंने पढ़ा
अब सही मायने में वो तो एडवेंचर के एक तरह से पसंद करते थे और वो तमाशा घुस कर देखने वालों में से थे। लेकिन उनको पसीना आ गया था कि मैंने जो लिखा था और उसका बिल्कुल सही सही जवाब लिखा हुआ है, एक एक चीज साफ साफ शब्द में लिखा हुआ है, तो जरूर ये कोई आत्मा ही है। ऐसा कोई गली मोहल्ला के तो लिख नहीं पाएगा। आज फिर अपने कॉपी पेन लेकर के सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंची। पत्नी उनकी सो रही थी और उनको हड़बड़ाते हुए उठाया, अरे उठो उठो, सुबह हो गई है। पत्नी उठी, आप फिर कहने लगी कि अभी तो ज़्यादा सुबह नहीं हुई है, आप जल्दी उठ गए। तब विनोद जी कहने लगे कि उठो तो सही, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, बताता हूँ। तुम कह रही थी ना कि आत्मा से आप कैसे बात करोगे, तो देखो मैंने आत्मा से बात कर लिया है। अब जो विनोद की पत्नी सो रही थी, अभी भी आंखों में नींद का खुमारी थी और उनका नींद उड़ गया। वो उठ करके बैठ गई। अब विनोद जी की तरफ अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी कि विनोद जी कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी आत्मा से कैसे बातचीत कर सकते हैं। अब फिर कहने लगे कहाँ कैसे। तब विनोद जी ने वो कॉपी अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया, बोली देखो ये मैंने अपने बारे में लिखा था कि मैं कौन हूँ, और उसने अपने बारे में हर चीज का जवाब दिया है। ये तो एक भटकी हुई आत्मा लग रही है, पवित्र आत्मा लग रही है। इसका मौत तो एक्सीडेंट में हो चुका है। आइए अब दर दर भटक रही है रोड पर, इधर से उधर। आइए हमारे घर में आने के लिए प्रार्थना कर रही है। आइए कह रही है कि आपके घर में आऊंगी तो मैं आपको अधिक धनवान बना दूंगी, आपके घर खुशहालियों से भर दूंगी। तो क्या तुम्हारा विचार है, क्या हम लोग उसको अंदर आने दें, हाँ कहें। अब पत्नी भी जैसे विनोद जी थे वो भी डरने वाली थी नहीं थी। पूजा पाठ, वो भी माता रानी की भक्त थी, पूजा पाठ करती थी और वो बिल्कुल नहीं डरती थी भूत प्रेत से। उस पन्ना को वो ना जाने कितनी बार पढ़ी और समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा अपने हाथों से और नोटबुक पर लिख दिया अपने बारे में सब कुछ। अब फिर कहने लगी कि लग तो रहा है कि ये आत्मा ही है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है। आप जो चाहे करो, देखते हैं क्या हो सकता है। तब विनोद जी कहे कि अगर तुम्हारी परमिशन है तो मैं हाँ लिखूं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ आप लिख दीजिए। अब ये तो जो आत्मा है कह रही है कि मैं आपके घर को खुशहाली से भर दूंगी और आपको ज़्यादा अमीर बना सकती हूँ। अब इसने ये भी तो वादा किया है, अब बदले में क्या चाहिए ये भी तो उससे पूछो। किस घर में रहेगी तो कैसे रहेगी, क्या खाएगी, खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, ये सब चीज़ें ये भी तो बात कर लो। अब विनोद जी सारी जानकारी अब उसमें लिखने लगे कि देखिए मुझे आपको घर में आने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका क्या भरोसा है कि आप मेरे घर में आएंगे तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप आत्मा हो। और दूसरी चीज है कि आप हमारे घर में क्या खाएंगी, क्या पिएंगी, कहाँ रहेंगी, ये सब पूरा अपने बारे में जानकारी दीजिए। अब सब कुछ लिख करके वो अपना कॉपी शाम के टाइम में उसी जगह पर पेन सहित रख दिए और जब सुबह उठे तो जल्दी से भाग करके गेट पर पहुंचे ताकि उसका जवाब देख लें क्या लिखा है कॉपी के ऊपर में। अब जैसे ही पन्ना पलटा तो फिर वैसे ही लिखावट थी, कल की लिखावट की तरह, और उसमें लिखा कि देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी आत्मा नहीं हूं कि किसी के दिल दुखाऊं, किसी को मैं परेशान करूं। और रहा खाने की बात, आप जो लोग खाएंगे वही खाना मैं खा लूंगी और जहां आप कहेंगे वहां पर मैं सो लूंगी, रह लूंगी। आप मेरे बारे में ज़्यादा फिक्रमंद मत होइए, बस आप अपने घर में शरण दे दिए हैं, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और इसके बाद वो आत्मा उस घर में आ चुकी थी। अब घर में एक तरह का नया माहौल था, एक एडवेंचर सा हो चुका था विनोद जी के लिए। बड़े ही वो इधर से उधर घूम रहे थे, एहसास करने की कोशिश करते थे कि आत्मा हमारे घर में आ गई है,
कैसी है, देखने में कैसी लगती है और नज़र क्यों नहीं आ रही है। अब उसके लिए अब कहाँ रखा जाए उनको, कहाँ खाना खिलाया जाए, अब सब तैयारी करने लगे। ये बात पड़ोसी को भनक भी नहीं लगने दिया कि हमारे घर में अब क्या शुरू हो गया। लोग उनके घर में आते थे जाते थे, बिजनेस था उनका, लेकिन किसी को भी भनक लगने नहीं दिया। ये राज जो था दोनों पति पत्नी के बीच था, बस दोनों ही जानते थे। अब इसके बाद दोपहर का टाइम था, अब खाना बन चुका था। खाना अब उसकी आत्मा के लिए भी निकाला गया थाली में, रोटी सब्जी जो भी सादा खाना होता है वो विनोद जी लेकर के एक टेबल पर रखा है। खाना को एक कपड़े से ढक दिए। इसके बाद वो लोग अपना खाना पीना में व्यस्त हो गए। जब उन्होंने खाना खाया और फिर आकर के देखा कि विनोद जी जानना चाहते थे कि जो मैंने खाना उसको दिया है क्या वो खा चुकी है या नहीं। जब वो थाली पर से कपड़ा हटाया तो पूरा थाली खाली पड़ा था, बिल्कुल बर्तन सफाचट हो चुका था। अब ये देख करके विनोद जी को बिल्कुल विश्वास हो चुका था कि वास्तव में मेरे घर में कोई आत्मा लड़की प्रवेश कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका शकल सूरत कैसी है वो देख नहीं पाए थे। इसके लिए वो बेचैन थे, जानना भी चाहते थे कि कैसी है उसकी शक्ल, क्या हम उसको देख सकते हैं। आज जो भी वो बातचीत करते थे उसी नोटबुक के थ्रू, नोटबुक पर उन्होंने लिखा कि क्या मैं आपको देख सकता हूँ, क्या आप हमारे सामने में आ सकती हैं। तब उधर से जवाब आया कि अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा ना तो मैं खुद आपके सामने आ जाऊंगी, अभी वो वक्त नहीं है। इसके बाद वो आत्मा उसी घर में रहने लगी, एक परिवार की सदस्य की तरह। वो जो भी घर में खाना बनता था उसको पहले दिया जाता था और उसके लिए अब सोने का एक पलंग इंतजाम किया गया। सर्दियों की अभी नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था, तो उसके लिए पूरा नए बिस्तर, नया गद्दा, कंबल ओढ़ने का सब कुछ विनोद जी ने प्रबंध किया। एक कमरे में सब कुछ सेटअप कर दिया और उसको आवाज़ दे के बोल दिया कि देखिए आपका रहने का इंतजाम हमने इस कमरे में कर दिया है और जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप कॉपी में लिख करके हमें बता सकती हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो। अब आत्मा उस घर में अपनी बसावट कर चुकी थी, एक परिवार के सदस्य की तरह। उन दोनों में से किसी को तकलीफ नहीं हो रहा था, कोई डर कोई भय कुछ भी नहीं लग रहा था। धीरे धीरे महीना बीता, 2 महीना बीता, अब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब जो उनकी पत्नी थी उनको वो आत्मा दिखाई देने लगी, धुंधली धुंधली साया की तरह। और वो विनोद जी की बताती थी कि मैं उसको देख रही हूँ, तो विनोद जी हैरान हो जाते थे और वो कहने लगे मुझे तो वो दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हें कैसे दिखती है। और वो पत्नी कहने लगी मैं उससे तो बात भी करती हूँ, बहुत ही सुंदर लड़की है, सुंदर औरत है। और वो उसकी कद काठी, कैसा चेहरा मोहरा है, वो जो उनकी पत्नी थी बताने लगी। उसका उम्र 30-32 साल के आसपास का था। देखने में उनकी पत्नी बता रही थी कि सुंदर है, सुशील है। और इसके बाद उसको कपड़े भी दिया जाने लगा और फिर उसने डिमांड भी रखी कि मुझे सजने संवरने का सामान भी दिया जाए। अब उनकी पत्नी जो अपने लिए सजने संवरने का सामान लेके आती थी मेकअप का, उसके लिए भी अब लेकर आने लगी। और वो जो मेकअप के सामान रखती थी, शाम के टाइम में सुबह में हर चीज़ खुला हुआ मिलता था और जो सेंट जो स्प्रे था वो भी एक तरह से कमरे के अंदर में खुशबू फैला होता था, जैसे किसी ने उसको भरपूर इस्तेमाल किया हो। लेकिन उनकी पत्नी को वो धुंधली साया की तरह दिखती थी। अब वो कहती थी कि मुझसे बात भी करती है, लेकिन विनोद जी को ये सब नज़र नहीं आता था। उनकी जो बातचीत होती थी सिर्फ पेन कॉपी के ऊपर ही, कभी भी वो आत्मा उनके सामने नहीं आई थी, ना जाने क्यों ऐसा कर रही थी। अब एक दोपहर के टाइम में
विनोद जी की पत्नी कहीं गई हुई थी और उस टाइम में विनोद जी के पास में मोबाइल था, उसमें मेमोरी लगी होती थी और उसमें गाना बजाते थे विनोद जी। और फिर उसमें एक ही गाना बार बार रिपीट होने लगा। वो गाना था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अब ये जो गाना था कंटिन्यू रिपीट होने लगा। एक बार बजा, दो बार बजा, तीन बार बजा, लगातार यही गाना रिपीट होने लगा। और तब विनोद जी को लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये गाना बार बार क्यों ऐसा बज रहा है। अब फिर उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि आत्मा जो है ये जानबूझ करके इस गाने को प्ले कर रही है। ये इनको एहसास कराना चाहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ। इसका मतलब तो यही होता है। अब विनोद जी अब वो पूछना चाहते थे कॉपी पेन के थ्रू। अब वो पूछने लगे, लेकिन उसकी जवाब आत्मा ने नहीं दिया। कुछ भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। अब फिर अब अपने काम में व्यस्त रहने लगे। बिजनेस भी था, दूसरे शहर भी जाना था। अब एक तरह से उसको घर में रख करके आप पत्नी पत्नी दूसरे शहर पे चले जाते थे, कभी बम्बे कभी मद्रास, क्योंकि उनका ऐसा काम ही था। कभी 15 दिन में लौट के आते, एक महीने में लौट के आते थे। लेकिन अब उनको डर नहीं था कि मेरे घर में कोई चोरी चकारी हो जाएगी, क्योंकि रखवाली के लिए वो आत्मा वहीं पर थी जिसका नाम था सरोज। और इसके बाद उनकी जो बिजनेस की कमाई थी वाकई डबल होने लगी थी। जो मुनाफा कम आता था अब तो जैसे बढ़ने लगा था। आप विनोद जी भी महसूस करने लगे कि जो पहले हम कमाई करते थे, इतना मेहनत करते थे इस काम के लिए, इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से आत्मा घर में आई है तब से मेरा आमदनी एक तरह से डबल हो चुका है, पैसा पर पैसा आ रहा है। अब दोनों परिवार पति पत्नी खुश थे और वो आपस में बात करने लगे कि उसने जो बोला था वो कर रही है और हमारा बिजनेस आगे बढ़ा रही है, पैसा भी हम लोग ज़्यादा कमा रहे हैं। अब फिर विनोद जी को कुछ ऐसा होने लगा। पास के एक दुकानदार के पास में गए थे कोई सामान लेने के लिए और उसके सामने खड़ा हो गए, उसे सामान ऑर्डर करने लगे और अचानक ना जाने क्या हुआ कि उसकी आंखों में देखने लगे। और वो जो दुकानदार था जल्दी में था, वो कह रहा था कि जो चाहिए आप जल्दी से ले लो, अब मुझे दुकान बढ़ाना है, मुझे जाना है। अब विनोद जी उसकी आंखों में देख के वो जान चुके थे कि उसको क्यों जाना है, क्यों जल्दी पड़ी है। और सीधा छूटते ही बोले, तुम्हारी माँ रात में मर गई है ना, गुजर गई है ना, तुम इसलिए जाना चाहते हो ना। अब ये बात सुनकर के वो खुद भी हैरान हो गए थे कि मैंने क्या बोल दिया, ऐसा तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। और वो लड़का जो दुकानदार था वो भी हैरान था कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मेरी माँ मर चुकी है रात में। अब मुझे जब इसीलिए काम में जल्दी से जाना है, कोई सामान लेने के लिए आया था और तब तक विनोद जी पहुंच गए थे सामान लेने के लिए। लेकिन इनको कैसे पता चला। अब विनोद जी खुद हैरान थे और वो माफ़ी मांगने लगे, देखो भाई ना जाने मेरे मुंह से कैसा निकल गया है। और तब वो लड़का रोने लगा, कहने लगा कि नहीं नहीं, आपने जो बोला है बिल्कुल सत्य है, मेरी माँ रात में गुजर चुकी है। आप ये सुनकर के विनोद जी एकदम हैरान से रह गए थे कि क्या इनको भविष्य दिखने लगा। और ऐसा फिर शुरुआत हो चुकी थी। जिसकी आंखों में ज़्यादा देर देख लेते थे और उसका फ्यूचर बिल्कुल दिखाई देने लगता था। उनके घर में जो कुछ होता था विनोद जी बताने लगे थे। एक नया ये सब आ चुका था उनके पास में। आप बिल्कुल अब वो भविष्य देख सकते थे किसी का भी। ऐसा कैसे हो रहा था उनके साथ में, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर उस आत्मा को उन्होंने पूछा कि ये जो विद्या आपने दिया है, क्या आपने ही मुझे प्रदान किया इस विद्या को भविष्य देखने का। तब वो आत्मा ने जवाब दिया कि हाँ, ये मैंने ही दिया आपको। और फिर बोले कि देखिए, मैं आपको चाहती हूँ कि एक बड़ी सी बंगला हो जिसमें नई नई गाड़ी हो, वो मैं करना चाहती हूँ। बस आप मेरा साथ दीजिए
सहयोग कीजिए और मैं आपको बहुत कुछ करने वाली हूँ। अब विनोद जी को अब लगने लगा कि ये जो आत्मा है उनको चाहती है, क्योंकि वो जब भी अकेले में होते थे उनको एहसास होने लगा कि आसपास में वो है। एहसास होता था लेकिन दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ दिखाई देती थी उनकी पत्नी को। और वो एक बार भी उस आत्मा को देख नहीं पाए थे कि कैसी है, और वो प्यार करती है विनोद जी को, इतना तो पता चल गया था। लेकिन विनोद जी अब पत्नी साथ में थी, ऐसा काम कैसे कर सकते थे। लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या तुम मुझे प्यार तो नहीं करती हो, इसके बदले में ये तो नहीं करती हो। वो सब कुछ लिखने लगे थे नोटबुक में। और तब एक रुमाल जो था, वो रुमाल पर होठों का लिपस्टिक लगा हुआ निशान उस रुमाल पर छप के आया, और उसमें लिखा था विनोद पाठक। तब वो समझ गए थे कि उस आत्मा की चाहत क्या है। अब थोड़ा घर के माहौल के अंदर में पत्नी साथ में, ये सब एक आत्मा कर रही थी। उसको तो फिक्र ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब विनोद जी अब जो थे घर के अंदर में एकदम शर्मा रहे थे उसे लिखने में, पढ़ने में, बातचीत करने में, कि ना जाने कब क्या जवाब दे दे। वो कॉपी छिपा कर रखते थे। अब पत्नी को नहीं दिखाते थे। पत्नी तो उसके साथ में बैठती थी और वो बैठ कर के बातचीत भी करती थी, उसके बारे में जानकारी भी लेती थी, लेकिन अपने बारे में वो ज़्यादा बता नहीं पाती थी। बस उसको ये पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रास्ते में वैष्णो देवी से आ रहे तो मेरे पति गाड़ी चला रहे थे, कार चला रहे थे, और हम दोनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मेरा 4 साल का बच्चा भी था, और अचानक एक्सीडेंट हो गया, और इसके बाद मैं मर चुकी थी, मेरे पति भी मर चुके थे, मेरा बच्चा भी मर चुका था। और फिर मैं रोड पर भटकने लगी थी, मेरे पति ना मेरा बच्चा कहीं पर दिखाई दिया। अब मैं ढूंढते ढूंढते, भटकते भटकते इस जगह पर आ गई थी। अपने बारे में एक एक शब्द, एक एक चीज अब विनोद को, पत्नी को बताने लगी थी, और वो भी जान चुकी थी। एक सहेली की तरह अब आपस में उनकी दोस्ती भी हो चुकी थी। खाना पीना, अब जो एक दिन वो अंडे बना रही थी विनोद जी की पत्नी, अब अंडे की खुशबू जब आई तो वो आत्मा भी उनके पास में आ गई। अब अंडे की खुशबू सुन करके वो बोले कि आज हमें भी अंडा खिला दो, मैं बहुत दिन से नहीं खाई हूँ। तब विनोद की पत्नी अंडा भी उनको दिया खाने के लिए। और इसके बाद अब जो थी वो तो नॉन वेज की डिमांड करने लगी थी। विनोद जी को लिखने लगी कि मुझे नॉन वेज खिलाया जाए, मुझे नॉन वेज बहुत पसंद है। लेकिन विनोद जी उस नोटबुक पर लिखने लगे कि मैं सादा खाना खाता हूँ, मैं अपने घर में नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाता। हाँ, मेरी पत्नी कभी कभी अंडे वगैरह उबाल लेती है, खा लेती है, इसके अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं बनता। लेकिन अब जो उनकी पत्नी कभी कभार महीने में, 15 दिन में जो नॉनवेज खाती थी, अब वो हफ्ता में 2 दिन, 3 दिन अपना टाइम बदल दिया। अब बनाने लगी, नॉनवेज उस घर में बनने लगा, और वो आत्मा भी अब खाने लगी, दिया जाने लगा उसको। अब इसके बाद में धीरे धीरे वो आत्मा अब जो विनोद की पत्नी थी उनके शरीर के अंदर भी आने लगी थी। इस बात की कब एहसास हुआ, जब विनोद जी रात के टाइम अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे, अतरंग का माहौल था। अब उनकी पत्नी तो बिल्कुल सिंपल थी, सीधी सादी थी, वो ज़्यादा कुछ नहीं जान सकती थी जो वो पत्नी, जो आत्मा जानती थी। अब वो सब जैसा चल रहा था ना, वैसा उनकी पत्नी आज तक नहीं किया था। और फिर वो पूछने लगे कि पूजा पूजा, तुम ये क्या कर रही हो, तुमने तो ऐसा आज तक हमें ऐसा कुछ नहीं किया। तब उसके मुंह से निकला कि मैं पूजा नहीं, सरोज हूं, मैं सरोज हूं। और तब इनको एहसास हुआ कि ये वाकई में ये पत्नी तो हो ही नहीं सकती, इसके अंदर सरोज की आत्मा घुस चुकी है। हाँ, एक पल के लिए वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए थे कि क्या अब इसके शरीर में दाखिल हो चुकी है।
लेकिन अब जान जान तो गए थे। अब उनका काम धंधा भी सही चल रहा था। अब किसी को कोई तकलीफ भी तो नहीं थी। अब साल से ऊपर हो चुका था और सब कुछ सही चल रहा था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तरक्की पर तरक्की होती जा रही थी। हर काम में जिसमें हाथ डालते वही काम आगे बढ़ता जा रहा था। अब लग रहा था कि कुछ ही दिनों में नया बंगला भी बन जाएगा, नया कोठी भी आ जाएगी, नया कार भी आ जाएगा। ऐसा एहसास उनको होने लगा था। फिर वो आत्मा एक दिन डिमांड रखा कि मुझे नया सूट चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए। अब फिर विनोद जी अब उसके लिए अब जाकर खरीदारी किए, महंगे से महंगे। वो बताते थे कि मैंने 19,000 कुछ रुपए का जोड़ा खरीदा था उसके लिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कपड़ा का जोड़ा था, वो सूट था। उसके लिए मैंने स्पेशल लेके आया था और साथ में बहुत सारा सेंट स्प्रे जो उसको पसंद था। पूरा कपड़ा लत्ता जो उस पलंग पर जो उस कमरे को दिया गया था उसको रहने के लिए, वहाँ पर उन्होंने रख दिया था। और जब सुबह वो कमरा खोला गया तो जो भी पैकेट था अब पूरा फटा हुआ था। मतलब उस कपड़े को उस आत्मा ने इस्तेमाल किया था। उस सेंट का खुशबू हर जगह पर बिखरा हुआ था। सब कुछ जो भी मेकअप का सामान था जैसे खोल करके इस्तेमाल किया गया। अब ये सब तो होना ही था। उस घर में रह रही थी, उसका भी अब एक तरह से अधिकार था उस घर पर। जो चीज़ का उसको जरूरत पड़ती डिमांड कर देती थी, विनोद जी से लिख करके बता देती थी। कभी आमने सामने बिल्कुल नहीं आए। लेकिन अब विनोद जी को लगने लगा था कि अब जो भी ये प्रेम करती है ना, उसी वक्त मेरी पत्नी के शरीर के अंदर में आ जाती है। और उस टाइम पत्नी ना होकर के सरोज ही मेरे साथ प्रेम करती है। अब वो एहसास, अब वो पूछते थे तो खुद बोलती थी कि मैं पूजा नहीं हूँ, जो पत्नी का नाम था उनका, कि मैं सरोज हूँ। अब दोनों लोग एक तरह से खुशी थे। धन की वर्षा हो रही थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ मज़े से चल रहा था। और 2-3 साल मज़े से बीत गया था। कोई चीज़ का कमी नहीं था। धन एक तरफ हर तरफ से आ रहा था। अब फिर एक रात जो कॉपी था उसमें एक चीज़ लिखा हुआ था। अब जब वो चीज़ उन्होंने पढ़ा तो उनके, जैसे कहा जाता है ना कि धरती हिल चुकी थी, और वही उनके साथ में हुआ। उसमें लिखा था कि प्यारे विनोद जी, अब आपकी पत्नी के पास ज़्यादा समय नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पत्नी को आप प्यार दो, सेवा भाव करो। यह कि इसके पास अब टाइम बहुत कम है। अब ये बात सुनकर जिसे विनोद जी के शरीर में आग लग गई थी। एकदम परेशान हो गए थे। अपने पत्नी से बेहद प्यार करते थे। अब वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी पत्नी का कोई नुकसान हो। अब ये बुरी तरह से बौखला गए थे। पत्नी उनकी सेहतमंद थी, कोई बीमारी नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे उनकी जान जाने की खतरा हो। लेकिन जब कॉपी की नोटबुक में उन्होंने पढ़ा तो सरोज ने लिखा था। आप वो उसकी दिखावट देख करके आप समझ गए थे कि ये क्या चाहती है। फिर उन्होंने लिखा गुस्से में कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम सोच समझ करके लिखो, ऐसा क्या बात है। लेकिन उसका जवाब भी तुरंत आ गया। बोली कि जो मैं देख रही हूँ ना, अब वही मैं बता रही हूँ। अब आपकी पत्नी के ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब मैं चाह रही हूँ कि आप पत्नी को ज़्यादा समय दो, प्यार करो, उनके करीब रहो। अब ज़्यादा दिन की ये मेहमान नहीं है। अब इस बात से, ये बात अपनी पत्नी को तो बताए नहीं कि ऐसा ऐसा है, उसने भविष्य उस नोटबुक में लिखा है, वो तो दिखाए भी नहीं। लेकिन अंदर में बहुत हिल चुके थे। अब उनको पहली बार एहसास हुआ कि ये जब से आत्मा इस घर में आई ना, तब से ये पहला काम है जो हमारे घर में बुरा हो रहा है। नहीं तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अब वो समझ गए कि ये काम इसी आत्मा का है। शायद यही मेरी पत्नी को मारना चाहती है ताकि इस घर पर वो राज कर सके। और ये तो मुझे अब प्यार करने लगी थी और उसके शरीर में जाकर के मुझसे प्यार करती थी।
आज एकदम विनोद जी के दिमाग में यही बात आ चुकी थी, गुस्से में सब आ चुके थे। अब एक दिन उन्होंने बर्दाश्त किया और दूसरे दिन जो भी उसका सामान वगैरह था, जो खरीदा था, जो उनका बर्तन था, जो चादर तकिया सब कुछ था, उसको उन्होंने नष्ट करना शुरू कर दिया और ले जाकर के दूर खेतों में, जो उनके खेत थे, और वहाँ पर ले जाकर के मिट्टी के तेल डाल करके और जला दिए। उसके जो भी इस्तेमाल में कोई चीज़ आया हो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। गुस्से में थे और वो समझ गए थे कि सब कुछ यही आत्मा कर रही है सरोज की, यही मेरी पत्नी को जान लेने पर उतारू है ताकि इस घर पर वो पूरी तरह से राज कर सके। इसका इरादा यही है और इस बात से बहुत खपा थे विनोद जी। अब एक एक चीज उसका ले जा करके खेतों में जला दिया। अब ऐसा कोई चीज नहीं था कि उस घर में उसका हो जिसका वो इस्तेमाल करती थी। और इसके बाद अब वो लोग बुरी तरह से डरे हुए थे कि ना जाने अब क्या हो, अब क्या हो। लेकिन अभी तक बिल्कुल शांत चल रहा था। अब जो आत्मा थी वो भी जान चुकी थी कि अब विनोद गुस्से में है, अब इस घर में रहने नहीं देंगे। और उन्होंने खुले तौर पर उस आत्मा को बता दिया था कि अब इस घर में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस घर को सदा के लिए छोड़ के जा सकती हो, जहाँ जाना है तुम चले जाओ, अब भूल करके इस दरवाजे के अंदर मत आना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूँ, मैं जीता हूँ अपने पत्नी के लिए और मरूंगा अपनी पत्नी के लिए, मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब ये सब बात बोल करके अब वो आत्मा समझ चुकी थी कि विनोद जी खपा है। और इसके बाद वो घर से बिल्कुल सादा के लिए एक तरह से कहा जाए तो गायब भी हो चुकी थी। लेकिन कुछ दिन तो सही रहा और इसके बाद उनके घर पर तकलीफों का दौर शुरू हो चुका था। जिनसे उनकी परम मित्रता थी, दोस्त थी, और वो उल्टे सीधे केस अब उन पर करने लगे। जिसको जानते भी नहीं थे अच्छी तरह से वो भी उन पर मुकदमा करने लगा था। अब उनके घर पर तो पुलिस की गाड़ी आने लगी थी झूठी मुकदमा में। अब विनोद जी समझ गए थे कि ये सब उसी आत्मा का काम है, ये अब मुझसे बदला ले रही है। बिजनेस में भी नुकसान होने लगा, हर तरफ से बर्बाद की ओर चल पड़े थे। अब वो बहुत ज़्यादा पति पत्नी विनोद जी परेशान होने लगे और उस खेल समझ गए थे कि सब इसी आत्मा का काम है जिसको मैंने घर से भगा दिया, उसकी एक एक चीज़ को खेतों में जा कर के जला दिया और इसीलिए वो आत्मा नाराज है और सब खेल वही कर रही है। अब वास्तव में उनको यही एहसास हो रहा था। आखिर कौन कर सकता है, उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी, आस पड़ोस में अच्छी दोस्ती थी और वो लोग अब उन पर पैसे के मुकदमा कर रहे थे कि तुमने मेरे से कर्जा लिया है, तुम्हारा पैसा लौटा दो। ऐसे कितने ना जाने लोग उनके घर पर आ गए थे पैसा मांगने के लिए और पुलिस को साथ में लेकर के। और उधर जो उनका बिजनेस था वो भी अब ठप होने लगा था। एकदम बर्बादी की कगार पर वो लोग आ चुके थे और तब उस घर को बंद करके वो लोग मुंबई निकल गए थे। मुंबई, हाँ, इसके बीच में इनकी पत्नी की सेहत भी खराब होने लगी। अब इनका इलाज भी चलने लगा, दवा दारू स्टार्ट हो चुका, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आ रही थी। और तब विनोद जी को लगा कि ये सारा काम उसी आत्मा का है, उसी आत्मा ने सब ये खेल रचा हुआ है। और इसके बाद वो लोग उस घर को बंद करके मुंबई चले गए थे और 4 महीना वहाँ पर उन्होंने रहा। और वहाँ पहुँचते ही जो विनोद की पत्नी पूजा थी उनकी सेहत में एकदम सुधार आ चुका था, अब पहले की तरह स्वस्थ हो गई थी। अब वो जो मुकदमा वगैरह था उल्टा सीधा वो तो खैर चल ही रहा था और वो सबको समझाते थे कि भाई मैंने आपसे किसी से तो कोई कर्जा लिया नहीं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। सब उस आत्मा का रचा हुआ सब खेल था, उनके दिमाग में चली जाती थी, उनको बहकाती थी कि तुम ऐसे मुकदमा करो, सब कुछ करो, और वो लोग कर देते थे। शायद ऐसे ही लग रहा था विनोद जी को। अब इसके बाद 4 महीनों के बाद वो लोग दोबारा घर में लौट के आए। अब पहले से थोड़ा शांति उस घर में हो गया था, जो पुलिस बार बार आती थी अब नहीं आ रही थी।
अब जा कर के खुद विनोद जी उन लोगों के हाथ पैर जोड़ने लगे कि भाई मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, आप लोग गलत मुकदमा कर रहे हो मेरे पर। अब वो अपने बिजनेस को संभालने में लग गए थे। लेकिन अब घर में आते ही अब उनको एहसास होने लगा कि उनके आसपास में कोई इधर से उधर घूम रहा है। दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उनको एहसास होता था कि ये वही सरोज है। और उसकी जो हवा का ठंडी हवा का झोंका आता था ना, जब वो गुजरती थी तो उसको महसूस कर लेते थे। और वहाँ पर जो ट्यूब लाइट जलती थी, जो लाइट जलती थी कमरे के अंदर में, जैसे ही आत्मा उस घर में आती तो बल्ब और ट्यूब लाइट एकदम टिमटिमाने लगते थे। और तब विनोद जी पहचान जाते थे कि आत्मा जबरदस्ती घर में आ चुकी है, ये फिर किसी नुकसान में लगी हुई है। और वही हुआ, उनकी पत्नी की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। आखिरकार अब विनोद जी उस घर को बंद करके और अपने दूसरे घर पर चल गए जो चंडीगढ़ में था। अब चंडीगढ़ में जाकर के इलाज होने लगा हॉस्पिटल में उनकी पत्नी, और बहुत इलाज हुआ, जितना हो सका विनोद जी ने इलाज किया। पैसे में अपना हाथ कभी नहीं रोका। जो चाहिए थी डॉक्टर को कि इतना ये टेस्ट करना है, इतना पैसा इसमें लगेगा, वो लगाते रहे। लेकिन उनकी सेहत गिरती चली जा रही थी। शरीर में खून का इतना कमी हो चुका था कि जब लास्ट टेस्ट हुआ तो बहुत कम मात्रा में खून बचा हुआ था। उनको बड़ी खतरनाक बीमारी जिसको जॉन्डिस कहा जाता वो लग चुका था, और वो सही नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर जवाब दे दिए थे, और आखिरकार 2014 में उनकी मौत हो चुकी थी। बड़ी ही दर्दनाक कहानी विनोद जी की है। अब वो सदमे से एकदम पागल से हो गए थे। आखिरकार देखिए, समय चक्र है, चलता रहता है। अब अपने आप को वो संभालने में लग गए। जो होना था, उनकी पत्नी अब गुजर चुकी थी। अब तो वो आत्मा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। अब अपने पुराने घर पर लौट आए थे और उस आत्मा को धमकाते थे कि तूने ये सब किया है, इसमें मेरी पत्नी को मारकर तुम्हें क्या मिला? मैंने तो तुम्हें इस घर में शरण दिया था, तुम्हें रहने के लिए। तुम तो रोड पर भटक रही थी, अब तूने मेरे साथ में ये सब क्या किया? क्यों किया ऐसा? वो सवाल करते थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता था। हाँ, एहसास जरूर होता था कि उस रोज की आत्मा उस घर में इधर से उधर घूम रही है और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। और एक गर्मी का रात था। उनके घर में इन्वर्टर था, सब कुछ था, लेकिन काफ़ी देर से बिजली गई हुई थी। आधी रात का टाइम था और इन्वर्टर कब तक चलता? आखिरकार उसकी भी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद में वो इन्वर्टर बंद, पंखा बंद। अब गर्मी का रात थी। अब फिर उन्होंने अपनी चारपाई निकाल करके उसी अहाते में जो घर का आंगन जैसा था और वहाँ पर चारपाई डाल दिया और सोने की कोशिश करने लगे। आंख बंद करते थे, लेकिन गर्मी थी कि नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी ठंडी हवा का झोंका आ जाता तो अपने आंख बंद करके नींद में जाने की कोशिश करते। और तब उनको एहसास हुआ कि उनकी चारपाई के ऊपर में कोई बैठा हुआ है, बैठी हुई है। अब वो नींद में आने लगे थे। अपनी आंख खोलकर देख रहे हैं तो जैसे उनकी पत्नी बताया करती थी कि सरोज ऐसी दिखती है, और वैसे ही एक औरत उनके चारपाई पर बैठी हुई नजर आई, जो उनकी तरफ घूर के देख रही थी और उनको कहने लगी, सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही है, तुम थके हुए हो, सो जाओ। और इसके बाद वो नींद में चले गए थे। हाँ, बीच में उनकी नींद जब खुली और तब देखा कि उनके बगल में वही सरोज सो रही है, उनको हाथों में भर करके। अब फिर अगले पल जब पूरी तरह से नींद से जागे और देखने लगे तो वहाँ पर सरोज थी नहीं। अब वो समझ गए थे कि ये जो सरोज की आत्मा है, मेरी पत्नी को इसीलिए मारी है कि मुझ पर वो इस घर में राज कर सके, मुझसे प्रेम कर सके, यही कारण हो सकता है। और इसके बाद वो डरी नहीं, उस आत्मा को ललकारते रहे कि तुम मेरे घर से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। और आज तक उसी घर में रहते हैं।
और वो आत्मा जब भी उनके घर में प्रवेश करती है ना, तो वो जान जाते हैं। अब वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देती, वो लिखते भी हैं पेन कॉपी से अपनी उसी नोट पैड पर, जहाँ रखते थे वहाँ रख के आते थे। अब पूछते थे, तुम इस घर में क्यों आती हो? तूने तो मेरी पत्नी को मार दिया, आप क्या चाहती हो? लेकिन वो पाना जो पन्ना होता था बिल्कुल खाली रहता था, उस पर कोई लिखावट नहीं। लेकिन उनको अंदेशा जरूर होता था, और वो जान जाते थे जब आत्मा उनके घर में प्रवेश करती तो घर की लाइटें टिमटिमाने लगती थी। एक अजीब ढंग का खुशबू उस घर में फैलने लगता था, और वो समझ जाते थे कि उस घर में सरोज की आत्मा आ चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना में, एक नई कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी घटना है, जो ऐसी कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। फिर हम कल मिलते हैं दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।